कि पेरेंट्स को एकदम बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। आप स्टील चीज मत दीजिए, सुबह उठिए, बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, फोन पे कम बात कीजिए। आप तो फोन पे लगी रहती है, बच्चा पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं मैम, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू हैव टू डू द काउंसलिंग एवरी नाउ एंड देन। किसी बच्चे को देख रही कि वो शुरू में बहुत ही एक्टिव था और धीरे धीरे वो शांत होता चला जा रहा है, तो आपको एक क्षण के लिए दिमाग में आएगा कि बच्चा शांत क्यों हो गया। इवन की खेती गृहस्थी भी मैंने किया है। अच्छा। आपका पत्र मिला लाइव मैं करती थी, स्टेशन डायरेक्टर के साथ लाइव करती थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिल के सवाल को आपने पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, शिक्षा और शिक्षक में क्या अंतर होता है? शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का नींव होता है और शिक्षक उसका शिल्पकार। शिक्षा हमें सशक्त और जागरूक बनाती है और शिक्षक किसी भी छात्र में नैतिक मूल्य और सही दृष्टिकोण भरकर भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। और इसीलिए हमने आज अपने शो पे एक ऐसी ही शिक्षिका को आमंत्रित किया है जिन्होंने जीवन के 25 साल इस नोबल प्रोफेशन को दिया है। वे ट्रेन स्कूल शेरघाटी का बड़े सफलतापूर्वक परिचालन भी करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस प्रतिभा सिन्हा का हमारे शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो में। तो व्हाट अ डायनामिक लेडी यू आर। थैंक यू सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जी कि आप पहले अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। आप कहाँ से हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है जी। और आपने कहाँ से अपनी शिक्षा पूर्ण की है? शरीमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। मैं बेसिकली हजारीबाग की हूँ, बेसिकली हजारीबाग से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म बोकारो स्टील सिटी में हुआ है। मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। मेरे 3 भाई हैं, उसके बाद 1 बहन और फिर लास्ट में मैं हूँ। मैंने सारी पढ़ाई अपनी हजारीबाग से की, माउंट कार्मेल हजारीबाग स्कूल, गर्ल्स स्कूल, वहाँ से मैंने 10th किया। फिर सेंट कोलम्बस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर रांची यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स डिग्री की। उसके बाद मेरी शादी हो गई 97 में। फिर मैं यहाँ आ गया और फिर मैंने मगध यूनिवर्सिटी से बीएड किया। इन द मीन टाइम मैं ज्वाइन कर ली एलिगेंट पब्लिक स्कूल एज ए टीचर और मैंने स्कूल को स्टार्ट किया। 5 टीचर्स मिलके हम लोग स्कूल को स्टार्ट किए। अच्छा। वो एक एनआरआई थे, एनआरआई हैं इश्तियाक अहमद साहब, उनकी स्कूल थी, तो उन्होंने हमें चांस दिया कि आप यहाँ पढ़ाएं। बल्कि मुझे पढ़ाने का आइडिया नहीं था, बेसिकली उन्होंने ही मुझे टीचर बनाया। तो 3 साल मैं वहाँ पढ़ाई और 2 साल वहाँ मैं प्रिंसिपल भी रही। तो मैं वही थी। उसके बाद फिर मैं क्रेन स्कूल शिफ्ट कर गई और फिर क्रेन स्कूल में मैंने 15 साल पढ़ाया। फादर जेम्स जॉर्ज थे उस समय वहाँ प्रिंसिपल। उन्होंने फिर एक ब्रांच खोला वहाँ शेरघाटी में, क्रेन स्कूल का फर्स्ट ब्रांच। हाँ, क्रेन स्कूल शेरघाटी मेमोरियल का फर्स्ट ब्रांच। तो फिर उन्होंने प्रमोट करके मुझे एज ए प्रिंसिपल वहाँ भेज दिया 2016 से, जब से स्कूल खुला। और मैं अभी वहाँ कार्यरत हूँ। तो मैम, जैसे हमने आपके बारे में पढ़ा, तो आपने एमए साइकोलॉजी में किया है। जी मैम। तो वाज देयर एनी स्पेशल पर्पस, कोई ठोस वजह थी इस सब्जेक्ट को चुनने की? यस मैम, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मेरे पापा बहुत ही लर्नेड आदमी थे, मम्मी मध्यमा पास थी, बहुत ज्यादा नहीं। घर का माहौल दोनों में सामंजस्य की बहुत कमी थी। क्योंकि he loved to do just going clubs and reading novels and all। मम्मी थोड़ी ऑपोजिट थी। तो मुझे लगता था कि कहाँ से कुछ है दिक्कत। तो उनको समझते समझते मुझे मनोविज्ञान में बहुत इंटरेस्ट हो गया। और फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी को पढ़ा जाए, ज्यादातर जिंदगी में यही काम आएगा आगे चल के। तो मैंने फिर साइकोलॉजी को चुना। और जब मैं इसमें गई तो मुझे लगा कि स्पेशल पेपर, मेरी भतीजी हुई थी छोटी सी, तो मुझे लगा बच्चों की साइकोलॉजी जानना भी बहुत कठिन है। तो मैंने स्पेशल पेपर अपना चाइल्ड साइकोलॉजी रखा। जी मैम, यही कारण था। तो जैसे ऐसे मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, +2 मैंने साइंस से किया। बायो से। बट थोड़ी बात
मैंने स्विच ओवर कर स्विच ओवर कर दिया। जी। तो साइकोलॉजी में जैसे आपने पढ़ा तो कुछ आपको याद होगा साइकोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं और उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, बिकॉज हम बिल्कुल इस मामले बारे में नहीं जानते। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में ना पूछे तो वही बेहतर होगा, अच्छा। क्योंकि लॉन्ग बैक स्टोरी है। हाँ। मैंने आज से 30 साल पहले किया है, तो Okay. मुझे मेरे जहन में कुछ भी नहीं है अभी। ओह। फ्राइडन थ्योरी है, सेगमेंट थ्योरी है, वॉटसोनियन थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं। वॉटसन साहब कहते हैं कि बच्चों को हम जैसा बनाना चाहेंगे, जैसे माहौल में रखेंगे, एक चोर के बच्चे को भी हम अच्छा माहौल देंगे तो वो अच्छा इंसान बनेगा। तो कुछ कुछ चीजें जो मुझे फ्लैश में आ रही हैं, अदरवाइज में आप कहेंगे कि अच्छे से उसको मैं कैटेगराइज करके बताऊं तो अभी नहीं बता पाऊंगी। Okay. तो जैसे आपने जब ये जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की तो वाइल मतलब एज अ मदर मतलब जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो आई हैड प्रॉब्लम्स डीलिंग विद देम जब क्योंकि मेरा माय सन इज अ कॉकलियर इम्प्लांटी, तो कई बार मुझे समझ नहीं आता था हाउ टू डील विद इट। तो माय मदर यूज्ड टू से कि तुम मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी को समझो कि क्या वो क्या चाहते हैं, ऐसे मतलब डोंट एक्ट लाइक मतलब अननोइंगली। तो चाइल्ड साइकोलॉजी टर्म अक्सर मतलब पेरेंट्स भी यूज करते हैं। माय मदर इज आल्सो बीएड, तो उन्होंने तो एमएससी भी एमएड भी कर रखा है, तो हमेशा मैं से कहती थी। तो जैसे आपने मेंशन किया अभी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। चरिमा मैम, चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चों के मनोविज्ञान को समझना, बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी एक्टिविटी से पता लगाना कि उनकी अभी की ख्वाहिश क्या है, मतलब एट द मोमेंट वो क्या चाहते हैं। छोटे से बच्चे, एक 8 महीने के बच्चे को भी आप देख के उनकी एक्टिविटी से आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या चाहता है। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा इस मतलब कंटिन्यूअसली पुशिंग हिज लेग्स, तो इट मीन्स कि नोबडी इज पेइंग अटेंशन। अगर देख नहीं रहे, आप देख रही हैं, तो शायद उसको कहीं उसको नेचुरल कॉर्ड की अर्जेंसी है, या फिर उसकी जो हगीज है, वो नैपकिन है, वो वेट हो गई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ये रेस्टलेस है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ध्यान देनी होती है। जैसे मैं स्कूल में ही हूँ, जैसे मैं देखती हूँ कि बच्चा क्लास में है, ही इज कंटिन्यूअसली आस्किंग मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन एंड ही इज वेरी रेस्टलेस। तो कभी मैं चली जाती हूँ राउंड पे, मैम देखिए वो क्यों छटपटा रहा है, पैर क्यों पटक रहा है, मैम इट इज वेरी अर्जेंट, सेंड हर, सेंड हर, सेंड हिम। तो इमीडिएटली, तो ये बॉडी एक्शन ऐसा मैम कि बच्चों का बॉडी एक्शन देख के भी उनकी आप साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। और कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी साइकोलॉजी घर के माहौल पे बहुत डिपेंड करती है। मम्मी पापा का आपसे संबंध कैसा है, घर का माहौल कैसा है, बच्चों की 90% साइकोलॉजी उस पर डिपेंडेंट होती है। और जो प्रेगनेंसी के समय में जो बच्चा होता है, उस वक्त मम्मी का क्या माहौल था, मम्मी ने किस माहौल में अपनी प्रेगनेंसी को काटा है, या कैसी बुक्स पढ़ी हैं, या उनका मेंटल स्टेटस क्या था, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव बच्चे की साइकोलॉजी पे पड़ता है। तो जैसे आपने बताया कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक है, और भी कोई टॉपिक है जो आपका फेवरेट रहा है मैम? इस जो कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं। जी मैम, इसमें आने के पहले तो मैं रेडियो स्टेशन आकाशवाणी में अनाउंसर थी, और मैंने बहुत ही इस काम को एंजॉय किया। 5 साल में रही, पहली अनाउंसर में थी आकाशवाणी की, और वो काम को मैं बहुत प्यार करती थी। बहुत आकाशवाणी कहाँ? हजारीबाग? हजारीबाग एफएम चैनल, एफएम चैनल 102.1 मेगाहर्ट्ज पे हजारीबाग में खुला था 92 में, और उसी समय से मैंने ज्वाइन किया और 97 तक काम किया उसमें। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क आई हैव डन। आई डिड देयर इंटरव्यूज, डिस्कशंस, महिलाओं का कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, युवाणी का, इवन की खेती गृहस्थी भी मैंने किया है। अच्छा। आपका पत्र मिला लाइव मैं करती थी, स्टेशन डायरेक्टर के साथ लाइव करती थी, और बहुत सारे कार्यक्रम मैं लाइव करती। तो थोड़ा सा सैंपल हमें भी दिखाइए कि आप कैसे उसको करते थे। मसलन जैसे कृषि पत्र वगैरह जो आते होंगे, अच्छा, तो उसको आप कैसे करते थे, कुछ कैसे डील करते थे? ठीक है मैम। श्रोता भाई बहनों को प्रतिभा सिन्हा का नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने, आपका पत्र मिला कार्यक्रम लेकर के। पहला पत्र हमारे हाथ में है सर, ये इन्होंने लिखा है इम्तियाज अहमद पगमल से, और इन्होंने लिखा है कि पिछले सप्ताह जो महिलाओं का कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था। महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के संबंध में आपने जिन अतिथि को बुलाया था, भेंट वार्ताकार को बुलाया था, वो काफी अच्छा था, और महिलाएं उसे सुनकर काफी उनसे प्रेरित भी हुई
कि अपने आत्मविश्वास को कैसे जगाएं। तो इस तरह के कार्यक्रम आप बराबर किया करें। इससे हमारे घर की महिलाएं, मैंने देखा कि बहुत ध्यान से आपके उस साक्षात्कार को सुन रही थी। तो प्रतिभा जी, आगे भविष्य में भी महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए आप इस तरह का कार्यक्रम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इम्तियाज जी, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी आपकी सेवा करती रहूंगी। अच्छा, एक चीज है मैम, जैसे आपने बताया जी आपके जमाने का है, हम मैं कह सकती हूँ हमारे भी जमाने का, जी जो रेडियो का जो माहौल था जी, वो उस टाइम और अभी में बहुत फर्क है। ड्रास्टिक जी, बहुत जी। बोलने का तरीका सब जी। कुछ ही, आजकल ये लोग इतना फास्ट बोलते हैं, हम लोग शायद वैसे बोल भी नहीं पाते हैं। जी मैम, जैसे आपने ये बोला, बड़ी स्थिरता से बोला, समझ के बोला। जी। लेकिन आजकल के जो आरजेस हैं इतने फास्ट बोलते हैं कि मतलब ये एक कला ही है जो जी। हमारे आपके पास नहीं है शायद। जी तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी। कला है, हाँ। लेकिन वो ऐसी कला है जिसमें सबको इसको समझने में सक्षम नहीं है। हमारे सारे जो श्रोता हैं या जो व्यूवर्स हैं, जी। वो सभी लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि आपके धारा प्रवाह बोलने को वो समझ सके। जी। तो आपको एक इतना इस क्राउड को लेकर चलना है कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको हमें समझाना है, 20% इंटेलिजेंट है, वो समझ लेंगे। लेकिन आपको अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को अगर आप समझा के कहती हैं, अगर 4 मिनट के बदला आप 6 मिनट लेती हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई हानि नहीं। जी मैम, मकसद है अपनी बात कहना, हाँ, और श्रोताओं तक पहुंचना। जी मैम, जी। शायद यही कारण है कि लोग बहुत हद तक रेडियो से हटते जा रहे हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं। जी मैम, लेकिन रेडियो की ऑडियंस कम हो गई है। जी मैम, लेकिन हमारे मोदी जी हर संडे को जो मन की बात करते हैं, तो उससे श्रोतागण बहुत जुड़े हैं उनसे। इवन हाँ, युवागण बहुत जुड़े हैं। हाँ। एग्जाम के पहले परीक्षा पे परिचर्चा करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं मैडम। अभी तो मैं कहती हूँ कि इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया, बट स्टिल अगर आप रेडियो खोल के बैठ जाएंगी, 2 दिन सुनेंगी, तीसरे दिन से आपको नशा हो जाएगा उसका, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ प्रोग्राम है स्टिल। आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि इवन इन द स्कूल मैं बच्चों को कहती हूँ आकाशवाणी का न्यूज सुनो, उनका प्रोनाउंसिएशन देखो, कितना फ्लुएंसी से बोलते हैं, कितना समझा के बोलते हैं, कितना परफेक्ट होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा, यू लिसन टू देम। आकाशवाणी हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज, इवन मैं उर्दू भी सुनती थी मैम, और सुन के ही मुझे बहुत सारी उर्दू के लफ्ज आ गए। मुझे सुनते सुनते मैं सीख गई। तो मैम, सुनना भी बहुत, मतलब उससे बहुत सीखता। लिसनिंग स्किल भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है स्पीच के लिए। आपका लिसनिंग स्किल बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम। तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आपका बहुत सारा कनेक्शन है, आप स्नैपचैट पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप बहुत सारी चीजें चला रहे हैं, लेकिन आपको उसमें आईज का भी जरूरत है और ईयर्स का भी। बट आप रेडियो चला के आप खाना भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपका हियरिंग स्किल के वहां पे काम कर रहा है, आप सुन रहे हैं और दूसरा काम भी कर रहे हैं, उसमें आपको मल्टीटास्किंग। यस, तो मैं तो सपोर्टर हूँ मैम रेडियो की एकदम, और रहूंगी हमेशा। सही है। तो हमने जैसे आपके रेज्यूमे में पढ़ा हम कि आपने आज की आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपर्टीज हैं, जिसमें कि जैसे आपने लिखा स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, पेरेंट चाइल्ड एंड फैमिली काउंसलिंग, पब्लिक मोटिवेशन एंड इलोक्वेंस, ये सब हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगी? जी मैम, ये मैं मतलब बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं, आप क्वेश्चन कर रही हैं तो मैं बता रही हूँ। मैं बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, प्रिंसिपल। बाद में मैंने टीचिंग नर्सरी से पढ़ाना शुरू किया। नर्सरी से पढ़ा के मैं आज यहाँ तक पहुंची। मैं 10th में भी इंग्लिश की क्लास लेती हूँ। लेकिन मैम, पेरेंट्स, बच्चे और टीचर, ये हमारा ट्राइपोलर चीज है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप क्लास में पढ़ा रही हैं, किसी बच्चे को देख रही हैं कि वो शुरू में बहुत ही एक्टिव था और धीरे धीरे वो शांत होता चला जा रहा है, तो आपको एक क्षण के लिए दिमाग में आएगा कि बच्चा शांत क्यों हो गया है। उससे आप क्वेश्चन करेंगी। छोटा बच्चा 2-3 का 2 बार 4 बार प्यार से पूछेंगे तो एकदम बता देगा कि मम्मी पापा में बहुत झगड़ा होता है, घर में बहुत, घर का माहौल ठीक नहीं है, पापा आप मम्मी आपस में बहुत लड़ते, मुझे भी बहुत पिटाई करते हैं। तो मैम, ऐसी कंडीशन में जो एक बच्चा अच्छा था पढ़ने में, वो घर के माहौल के कारण, मम्मी पापा के रिलेशनशिप के कारण उसकी पढ़ाई नीचे जा रही। तो ऐसी स्थिति में मैं बुलाती हूँ पेरेंट्स को और फिर बहुत प्यार से काउंसलिंग करती हूँ, समझाती हूँ कि बच्चा आपका सबसे प्रेशियस है। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, आपकी पूरा
बाकी पूरी दुनिया, हमारी पूरी दुनिया, पूरे विश्व की दुनिया बच्चों के पीछे ही। जी। तो मैम आप घर का माहौल ठीक रखें। सिर्फ पढ़ाई करवाने से बच्चा अच्छा नहीं है, वो बहुत हर्ट होता है, वो बहुत अपने आप को अनसेफ फील करता है कि मैं सेफ नहीं हूँ, मम्मी पापा का रिलेशन ही ठीक नहीं हूँ, घबरा जाता है कि मैं कहाँ जाऊंगा अगर इन लोग के बीच कुछ होता है। मैंने 1-2 केसेस मैं क्या बताऊं, डिवोर्स केस को भी मैं सॉल्व की हूँ, एकदम ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। मैंने बहुत काउंसलिंग की कि कहाँ जाएंगे आप, कोई दूसरा आदमी भी आपको कितना अच्छा मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, दूसरी लेडी आपकी मन लायक हुई ये भी कोई गारंटी नहीं। तो जो है उसके अनुसार कुछ आप ठहरिए, कुछ वो ठहरेंगे। उसमें मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या हूँ, एकदम परफेक्ट काउंसलर बन के काउंसलिंग करती हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरा घर टूट रहा है, मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। फिर वो लोग आके मुझे स्वीट्स और कार्ड्स क्या क्या गिफ्ट करते हैं कि मैम आपने बचा लिया। कि देखो बेटा मैं एक्सपीरियंस हूँ, 55+ हूँ, और आप लोग अभी बच्चे हो, नहीं समझते हो कि आपका एक छोटा सा जो एक गलत कदम है बच्चों की लाइफ पे क्या असर डालेगा। तो काउंसलिंग मैं करती हूँ मैं, और सारी टीचर को कहती हूँ कि बच्चों को देखिए, अगर बच्चा अचानक शांत हो गया है जी। तो आप देखिए, पता लगाइए कि क्या हुआ है उसे, क्यों शांत हो गया है, अच्छा बच्चा क्यों शांत हो गया है। तो टीचर की एक जो क्लास टीचर होती है मैम, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है मम्मी की तरह। तो उसको सब कुछ देखना है कि बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो क्यों रुक गया है वो डेवलपमेंट, उसको क्या चाहिए, ये सब चीज पता लगाना है। तो जैसे कि मैम लंच बॉक्स ही खोलता है बच्चा, तो मैं बोलती हूँ कि मीटिंग लेती हूँ, पीटीएम करती हूँ, तो बोलती हूँ टिफिन ऐसा पैक करके दीजिए कि खोले तो बच्चों को खाने का मन करे, फ्रेश फाइल में रैप करके, कंपार्टमेंट्स बने हो। आप रोटी गरम बना के तुरंत डालती है, वो गीली रोटी लेके खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, बच्चा देख के ही भड़क जाता है, भूखे रह जाता है, और आप कंप्लेन करते बच्चा खाना लौटा के आप अच्छा से देती नहीं है। तो ये मैम इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना कि पेरेंट्स को एकदम बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। आप स्टील चीज मत दीजिए, सुबह उठिए, बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, फोन पे कम बात कीजिए। आप तो फोन पे लगी रहती है, बच्चा पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं मैम, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू हैव टू डू द काउंसलिंग एवरी नाउ एंड देन टू द पेरेंट्स, टू योर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल। और इसका रिजल्ट आपको मिलता है मैम, एकदम सकारात्मक, पॉजिटिव, एकदम तुरंत आपको इमीडिएट इफेक्ट, तो अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है बहुत मैम। इस टीचिंग लाइन जैसा तो मुझे लगता है कि इतना सेटिस्फैक्टरी जॉब सेटिस्फैक्शन शायद कहीं हो जो आपको आउटकम तुरंत दिखता। मैम मैं कहना चाहूंगी आप एक बहुत ही ऑब्जर्वेंट टीचर हैं, क्योंकि मुझे ही लगता है कि सारी टीचर्स इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेंट होती हैं, और होना चाहिए बता रही है वो होना चाहिए। मैम अगर बच्चा सामने बैठा है और बगल वाले को देख कर लिख रहा है, तो और फ्रंट बेंच पे बैठा है, तो मुझे डाउट होता है कि उसको दिख तो कम नहीं रहा है, दिखाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसकी विजन में। तो मैं जाके देखती हूँ, बेटा पढ़ो वहां से, मैम मुझे नहीं दिख रहा, डायरी में नोटिंग, मैम प्लीज विजिट डॉक्टर, विजिट एन आई स्पेशलिस्ट। मैम कितने बच्चों को चश्मा लगवाई, स्कूल से रिकमेंड करते मैम, और सारी टीचर को मैं बोलती हूँ, पेरेंट्स को पता नहीं चलता, वो उसका देख के हमेशा लिखता है, बोर्ड से लिखता है, अरे पता लगाओ क्यों नहीं लिख रहा है, बच्चा सामने बैठा है, वो क्यों उसका देख रहा है। हमारे टीचर्स भी धीरे धीरे बहुत एक्सपर्ट हो गए, वो लोग भी डायरी में नोटिंग डालते हैं, विजिट एन आई स्पेशलिस्ट, और मैडम विद इन अ वीक बच्चा चश्मा पहन, क्योंकि ये मैं नोटिस की अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी को 2 क्लास में चश्मा लगा, तो उसका देख रही थी कि मैं बहुत मतलब रॉन्ग लिखती है, इनकरेक्ट लिखती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, क्यों है भाई, टीचर से बात की, तो मैम इसको लगता है कि दिखता नहीं है शायद, ये मतलब बोर्ड के पास आके बैठ के लिखते फिर भी नहीं लिख पाती। मैंने डॉक्टर अभय सिंह उस वक्त थे, उनको दिखाया, तुरंत उससे चश्मा -2 से स्टार्ट हुआ। और काफी बच्चे यहाँ आते हैं, खासकर मैम कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। यस मैम, बहुत ही ज्यादा। यस, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में भी आता है, काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका काफी हाई पावर होता है। जी। फिर आपको जैसे ये तो छोटे बच्चों की बात है, और फूड हैबिट, ना तो ग्रीन वेजिटेबल खाना है, नहीं बिल्कुल ना फ्रूट्स खाने, उनको जंक फूड खाना है, चाउमीन मैगी खाना है, एंड पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, आपको टीचर्स को कंप्लेन करेंगे या डॉक्टर को आके कंप्लेन करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं टीचर्स का तो है, टीचर्स तो गाइड ही कर सकते हैं, पर ये तो पेरेंट्स को
आदत डालनी ही पड़ेगी कि बच्चे खाएं। जी मैम, मेरे यहाँ तो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। यू हैव टू सेंड ग्रीन वेजिटेबल, चपाती एंड फ्रूट्स, नो जंक फूड, ओनली सैटरडे। ओके। ओनली सैटरडे आई हैव अलाउड आप चाउमीन, मैगी, पिज्जा, सैंडविचेस, जो मन है वो दीजिए, लेकिन मंडे टू फ्राइडे रोटी सब्जी एंड वन फ्रूट सीजनल, वो भी महंगा नहीं, जो अवेलेबल है मार्केट में आप वही दीजिए। ओके। मेरे यहाँ बच्चे करेला भी खाते मैम, बिलीव करेंगी, करेला और रोटी, टीचर्स के डर से। लंच मॉनिटर है वो भी चेक करते हैं, ग्राउंड में टीचर चेक करते हैं, वो बचेगा कहाँ, उसको तो खाना ही है, खाना ही खाना है। तो खाना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आई साइट के लिए, तो आजकल ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, तो इस वजह से भी। तो मैम जैसे आपका जो 25 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो और भी कोई कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जो आपको अभी भी कभी हंसा देती हैं या रुला देती हैं? बहुत सारी यादें हैं, उसमें से एक आध अगर शेयर करें हमारे साथ। यस मैम, खट्टी मीठी यादों में कहेंगी तो मैं शुरू से एलिगेंट में पढ़ाई, तो वो इश्तियाक अहमद साहब भी बहुत ही टाइट थे, एनआरआई थे, प्रोनाउंसिएशन पार्ट के लिए एकदम कभी आप रॉन्ग नहीं बोल सकते जी। तो हर समय हम लोग धक धक करते हुए उनके पास जाते थे कि कहाँ वो हमको पकड़ेंगे जी। मतलब कोई भी प्रोनाउंसिएशन में जरा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब मैं ट्रेन गई, फादर जोस थे उस समय, वो भी उतने ही टाइट थे, फिर फादर राज, फिर फादर जेम्स, ऐसे करते करते सारे फादर जेम्स के साथ मैंने 11 साल काम किया। तो बहुत ही उनके जैसा इंसान मैं अपनी लाइफ में नहीं देखी, उतने बैलेंस्ड, इज सो बैलेंस्ड। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे फ्रीडम के साथ, डर नहीं लगता था, डर नहीं लगता था। लेकिन एक समय था कि हम लोग ट्रेन स्कूल में 5 बजे शाम को घर आते थे मुझे, जब मैं गैलेक्सी में काम करती थी। अच्छा। स्टैंपिंग करना है, कॉपी रेडी करना है, सारा काम करके मतलब काम खत्म ही नहीं होता था मैं। तो कहिए तो वो हार्डवर्क कभी कभी लगता था कि कब तक चलेगा ये, कब तक हम लोग ऐसा करेंगे। फिर धीरे धीरे माहौल बदला, कॉपी रेडी हुई, कॉपी प्रिंटेड रेडी हुई थी, सब बोझ कमा। और खट्टी मीठी यही छोटी, कभी डांट पड़ गया तो पूरा दिन खराब हो गया कभी कुछ किसी चीज के लिए लेटर मिल गया तो दिन खराब हो गया। मैम ये तो इस लाइन में तो बहुत ही टफ है, बहुत चैलेंजिंग लाइन। यू कैन नॉट every day you have to give your best performance, every day किसी दिन को आप मिस नहीं कर सकती। अगर मिस करेंगे तो फिर बच्चा आपका मिस करे, कहीं ना कहीं से आप पे क्वेश्चन होगा। तो ये लाइन बहुत चैलेंजिंग है, सब कोई टीचर नहीं बन सकता। दिस इज वेरी टफ जॉब, वेरी वेरी टफ। टीचिंग इज नॉट एन इजी टास्क। तो मैम आपने एक आरजे का भी जॉब किया है जी, आप एक टीचर भी रही हैं, प्रिंसिपल ऑब्वियसली भी प्रिंसिपल भी हैं, तो विच प्रोफेशन, मतलब कौन सा प्रोफेशन है जो आपके ज्यादा क्लोज? मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है टीचर। टीचर जी मैम, मैं आज भी क्लास में जाती हूँ तो एकदम भूल जाती हूँ सब कुछ पढ़ाते पढ़ाते। मुझे टीचिंग बहुत पसंद, और टीचिंग के बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे टीचिंग करना ही, उसके बिना नहीं रह सकती। रेडियो का काम शुरू में मैं मिस करती थी, लेकिन जितना रिस्पेक्ट इस जॉब में है, इतना रिस्पेक्ट है, आप कहीं चले जाइए, आपको आपका पढ़ाया हुआ बच्चा आपको आके पैर छू के प्रणाम करेगा। तो जितना इतना नोबल प्रोफेशन है मैम, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है जी। तो एज ए टीचर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं लड़कियों को कहती हूँ कि तुम लोग कॉर्पोरेट के पीछे भागते हो, लेकिन एक अच्छा टीचर भी बन के अगर बनते हो तो तुम दूसरों की लाइफ बनाइए। That is great thing. Being a teacher is not an easy task. Not at all, ma'am. Not at all. Very tough. Very tough. And every day you have to prepare for the next day. Full of challenge. तो जैसे और भी कोई जॉब मैम आपने किया है? ये आरजे भी कर लिया, टीचिंग भी कर लिया, प्रिंसिपल भी बन गया मैम, इसके अलावा और भी कुछ है जो हम लोग शायद मिस कर रहे हो? नहीं, और कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं। तो हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ हूँ, घर चलाती हूँ। तो और कोई शौक मैम? शौक मुझे स्टोरी राइटिंग का बहुत शौक है, और फिर कविताएं भी लिखती हूँ मैं। अच्छा। और मैं सोच रखी हूँ, बहुत सारे प्लॉट्स है मेरे दिमाग में कि रिटायरमेंट के बाद मैं स्टार्ट करूंगी लिखना। मुझे राइटिंग लिखना बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है। अभी भी समय मिलता है तो कुछ अच्छी किताबें मैं पढ़ती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी चीज, मैं पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और लिखना भी बहुत पसंद है। क्योंकि लिखने के बाद अगर कुछ आपका कहीं से कुछ हुआ है और आप कुछ लिख दी हैं, तो वो आपका निकल जाता है बाहर, और आप बहुत खुश होते हैं उसके बाद।
तो जैसे मैम प्ले स्कूल को आप संभाल रही हैं, प्ले स्कूल शेरघाटी के प्रिंसिपल हैं, लेकिन ये ब्रांच यहाँ जो प्ले स्कूल गया है इसका है। जी मैम, तो फर्स्ट ब्रांच है जी। तो ये आप लोग कैसे, हाउ इज इट मैनेज्ड, मतलब सब कुछ यहाँ से ही देखा जाता है कि आप लोग ही वही सब कुछ देखते हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि करीब 7-8 साल तक सारा मैनेजमेंट यहीं से होता था। मैं प्रिंसिपल थी और जो यहाँ के प्रिंसिपल होते थे वो डायरेक्टर होते थे अच्छा। हमारे स्कूल के। तो ये पहला विजन था फादर जेम्स जॉर्ज का, ये ब्रांच खोलना। इसके पहले तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा। तो फर्स्ट ब्रांच ये खुला और टोटली हम लोग इस पर डिपेंडेंट थे। इवन सिलेबस बुक, अभी भी सिलेबस यही का रहता है, कॉपी बुक, सारे टेक्स्ट बुक वही चलते हैं। इवन क्वेश्चंस भी हम लोग यही से मंगाते थे। लेकिन 2-3 साल पहले हम लोग को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और अब हम लोग टोटली इंडिपेंडेंट, बट करिकुलम वही है जो मेमोरियल का है, वही हमारा है। तो फाइनेंसेस का क्या इशू होता है? फाइनेंसेस अब सेपरेट हमारे हो, सेपरेट हो। 7 साल तक उन्होंने असिस्टेंस दिया हम लोगों को मेमोरियल ने, बाकी अब हमारे सेपरेट तो हो। हमारे अपने सेक्रेटरी करना है जी, हमारे अपने सेक्रेटरी फादर आ गए, फादर जोआकिम ठाकुर। अभी क्रेन स्कूल शेरघाटी में उनकी पोस्टिंग हुई है 2.5 साल पहले। तो वो फाइनेंस वही देख रहे हैं, सेक्रेटरी कम प्रीस्ट इंचार्ज है वो। तो वो मास वास लेते हैं, प्रेयर कराते हैं और फाइनेंशियल मैटर्स वही देखते हैं। मेरे फादर ऑस्कर बेक जो समय क्रेन मेमोरियल के प्रिंसिपल थे, उनके प्रयास से उन्होंने भी बहुत प्रयास किया और क्रेन स्कूल शेरघाटी को एफिलिएशन मिला सीबीएसई का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सम्मिलित प्रयास से हमारा स्कूल आज इस मुकाम पे पहुंचा है। सारे शिक्षकों, सारे अभिभावकों और सारे जितने भी फादर जेम्स जॉर्ज स्पेशली, उसके बाद फादर ऑस्कर बेक, तो उन लोगों के अथक परिश्रम के बाद ही ये स्कूल इस मुकाम तक पहुंचा है। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा स्कूल एक ऊंचाई तक पहुंचे, एक माइलस्टोन सेट करे शेरघाटी के लोगों को के लिए, एक मॉडल स्कूल बने। मैम, आपको बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से भी नवाजा गया था। yes. तो ये क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कभी? आप नो मैम, इट वाज अ सरप्राइज एंड व्हाट वाज द फीलिंग? I was overwhelmed after getting that one. बहुत खुश हुई। मुझे नहीं पता था, बस मैं अपना काम करती थी, कोई भी ओलंपियाड हो उसमें करवाई। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे मिला तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरा नेचुरल रिएक्शन था, मैं ऐसा नहीं सोची कि आपने जो मेहनत किया वो कहीं ना कहीं अननोइंगली आपको वो चीज मतलब मिली। तो आपको मिला जी। अभी मेरा बच्चा, मेरे स्कूल की लड़का, वो सरदार सुरजीत सिंह पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक लाए हिंदी में। अच्छा। इसमें ITSC इंटरनेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भारत सरकार द्वारा है। फर्स्ट प्राइज 50,000 कैश और एक लैपटॉप। और पिछले साल इंग्लिश में भी यही प्राइज मिला था नैन्सी गुड़िया को, उसको भी 50,000 कैश, एक लैपटॉप और करीब 15 बच्चों को स्मार्ट वॉच, 1,000 रुपीज कैश, 500 रुपीज कैश, कैलकुलेटर, सो मेनी थिंग्स। तो बच्चे भी वहाँ शेरघाटी के पेरेंट्स बहुत इंथुसियास्टिक है, वो चाहते उनके बच्चे आगे आए, क्योंकि छोटी जगह है और वैसे छोटी जगह में स्कूल इतना प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को आगे आने के लिए। ये लोग इतने सारे कंपटीशन कराते हैं, तो पेरेंट्स बहुत मदद करते हैं, बच्चे भी सामने आते हैं। तो एक स्कूल रन करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मतलब आती ही हैं। तो मतलब जैसे आपने भी किन्हीं दिक्कतों का सामना किया, अभी भी कर रही है, या वो सब सॉर्टेड आउट है, कैसे हो? मैम, स्टिल यू आर फेसिंग जी, क्योंकि शेरघाटी एक, क्या कहूँ मैं, विलेज एरिया है जी। उस विलेज एरिया में इतना कॉन्वेंट स्कूल चलाना, मिशन स्कूल चलाना, शुरू में जब स्कूल खुला था 2016 2 अप्रैल, उस समय हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसे भी थे, फार्मर्स थे, धोती कुर्ता पहन के आते थे। अच्छा मैम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लैंग्वेज इश्यूज, और वो अब पीटीएम में आप मेरे स्कूल के बाहर देखेंगी तो यहाँ से वहां तक गाड़ियां लगी रहती है, कैंपस पूरा भर जाता है मैम। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, सबके बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं, जज के बच्चे। तो शुरू का बिगनिंग टाइम बहुत ही टफ था। शेरघाटी जैसे जगह में बच्चों को मैम हम लोगों ने स्टार्ट किया कर्सिव राइटिंग से, जैसे कि क्रेन मेमोरियल में। तो इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज, स्टार्टिंग से कर्सिव सिखाना मैम, बता नहीं सकती कितना ये टफ टास्क था। लेकिन हम लोग, हमारे टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे। आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड टीम सिंस बिगनिंग, और उनकी मदद से, हमारे टीचरों की मदद से हम लोगों ने स्कूल पे इस मुकाम पे लाए। कोशिश करती हूँ, चैलेंजेस तो हैं मैम, अभी भाषा का बहुत प्रॉब्लम है मैम। भाषा जी, लैंग्वेज बहुत
तो वहाँ नॉर्मली भाषा क्या यूज की जाती है? भाषा जनरली जो यहाँ के मगही मगही भाषा जो है, है, मगही है। वो टंग को क्लियर करना मैम, उस टंग को क्लियर करना, उसको इंग्लिश जब आप वो स्कूल में आप आ रहे हो तो योर एक्सेंट शुड बी रियली गुड। तो फिर फायदा क्या? क्या फायदा? तो ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन एक तो यहाँ पे हमारे बिहार में श को स का जो है वो सबसे ज्यादा जावेद साहब को जावेद ही लोग हाँ बोलेगा, जलील साहब को जलील करके जलील कर देगा, तो कहना ही क्या यहाँ के बारे में। वो करेक्ट करके नुक्ता कहाँ लगना है, वो सोचते मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो मैं हर जगह नुक्ता लगाऊंगा, तो ये बड़ा मुसीबत है मैम, बहुत मुसीबत है। I know this मैम बिकॉज मैंने ऑलरेडी एकेडमी पटना से पढ़ा है, तो आई नो दिस प्रॉब्लम। तो लेकिन हम इसीलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन काफी सही रहा है जी, बिकॉज हमारी भी टीचर्स, हिंदी की टीचर, इंग्लिश की टीचर्स, दे वर रियली गुड। एंड हिंदी क्लास में सिर्फ हिंदी ही बोलना है जी। एक शब्द भी अगर आपके मुंह से अंग्रेजी का निकल गया तो फिर तो बहुत अच्छी शामत आई। और ऐसे ही इंग्लिश क्लास में यू नो एक शब्द आप इंग्लिश का नहीं बोल, हिंदी का नहीं बोल सकते हैं जी मैम, you're made to go out। तो वो है। लेकिन शेरघाटी में जो भी हमारे आसपास के समाज हैं, जैसे हमजापुर है, हमारा कुबड़ी गांव है जी, बाके बाजार है जी, डोभी है, आमस है, अच्छा, बाकी बाजार वगैरह सारा उसी तरफ से बच्चे आते हैं, हंसरगंज से, अच्छा, झारखंड से बच्चे आते हैं, 45 किलोमीटर। ओके। बाके बाजार बस जाती है? सारा बस जाता है, हमारे यहाँ 35 बसेस हैं। ओह ग्रेट। 2200 चिल्ड्रन, 300 से मैंने स्टार्ट किया था हम लोगों ने। 8 टीचर थे, 300 बच्चे थे, 1 and 2 3 सेक्शन। अभी मेरा 1 to 5 सेक्शन है, और 6 onwards 3 सेक्शंस। फर्स्ट बैच का यस मैम, व्हाट एन अचीवमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम जैसे हर एक बच्चा अलग होता है, यस मैम, है, कुछ मतलब कमजोर होते हैं, कुछ तेज होते हैं, मतलब लेकिन हर बच्चा एक हीरा होता है, उसको तराशने की जरूरत है। तो जैसे मेरे बच्चे नाजरत में पढ़ते थे, कई स्कूल्स में मैंने देखा है कि सीधे कोई कंपटीशन करवाएंगे तो सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, कुछ भी कर। बट व्हाट आई लाइक अबाउट नाजरत ना, कि वो पूरा जैसे काफी सारे बच्चे हैं जिनको कि एक्सीलेंस अवार्ड, मतलब सब बच्चे, आप ये कहना मुश्किल है कि किसकी पेंटिंग बेस्ट है, सबने किया है। तो वो इन जनरल काफी बच्चों को एक्सीलेंस अवार्ड, मेरिट अवार्ड, ये इससे थोड़ा सा उनको एनकरेजमेंट मिलती है मैम। तो आप अपने स्कूल में कैसे करती हैं? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मैम। ये बच्चों के रिगार्डिंग इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है कि आप कोई भी एक्टिविटी क्योंकि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना बाकी बच्चे बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। यस, ये वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू। सपोज दैट अभी मैं पोएम राइम कंपटीशन करवाई, सपोज कीजिए 1 का, तो उसमें बहुत ऐसे 5 बच्चे जो जिन्होंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जज ने किसी एक या 2 को फर्स्ट, तो मैं जजेस को पहले गाइड कर देती हूँ कि यू हैव टू गिव एटलीस्ट 4 prizes। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट पोजीशन 4, सेकंड 3, थर्ड 3, so that they may get the appreciation you give this kind of, so they'll get encouraged कि आगे भी they can participate। yes otherwise what happens ना कि उनको कुछ मिलता है, बेचारों ने मेहनत तो बहुत की, कुछ मिला नहीं, एंड फिर नेक्स्ट कंपटीशन के लिए जैसे कि छोड़ो क्या करना है, वो literally give up। yes, वो उत्साह खत्म। तो मैं ये करती हूँ, और प्लस पार्टिसिपेशन के लिए मैंने टीचर को, सारे टीचर्स हमारे रोल नंबर वाइज पूछते हैं। जब सिलेक्शन होता है, रोल नंबर 1, आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट? यस। सारा रोल नंबर 1 to 45, 43, whatever the strength is there, they ask like that। इतना पूछते, कोई मिस नहीं। फिर भी कंपटीशन के बाद लास्ट में टीचर ये भी पूछती, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू स्पीक, who wants to recite, who wants to say। लास्ट में भी पूछते, बिना नाम दिए they may come। मैं इतना भी चांस दिलवाती हूँ मैम, इतना भी दिलवाती हूँ। मैं सबका फोटो क्लिक करवाती हूँ, व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप का डालती हूँ। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं मैम, अपने बच्चों को देख के ग्रुप में, उनकी खुशी देखने लायक रहती है। तो मैं स्टेटस लगाती हूँ उनका, सारे ग्रुप का व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। जानती हूँ पेरेंट साइकोलॉजी ना जी, मैं भी मम्मी हूँ। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अगर दिख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ मैम, और इसलिए मेरे यहाँ पार्टिसिपेशन बहुत बल्क में होता है। तो मैम आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन, मेरे दिल के सवाल को आपने पूछा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
जय हिंद।